फिर आप लोगों के सामने वापस से वही मेटल्स नॉन मेटल्स लेकर आया हूँ। अभी तक हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे थे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। अब मैं जो शुरू कर रहा हूँ वो है असली मेटल, हाउ टू प्रिपेयर द ओर, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम इट, उसकी वेरियस प्रोसेसेस, किसके लिए किस मेटल के लिए कौन सी प्रोसेस ज़्यादा मुफीद रहेगी, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम, कॉपर और सबसे इम्पोर्टेंट आयरन। ओके, तो सबसे पहले मेरे मुंह से अभी जो निकला ओर। व्हाट इज एन ओर? ओर क्या है? ओर कुछ नहीं, पर्टिकुलर जगह की मिट्टी, चट्टान, पत्थर, इसको ओर बोलते हैं, इसको ओर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेमेटाइट ओर, ये कुछ भी नहीं है। हेमेटाइट ओर जो रहता है, जो लाल कलर के जैसा रहता है, मैरूनिश रेड, जो कि एक पर्टिकुलर जगह पर मिलता है, वहाँ के पत्थर, चट्टान सारी आपको लाल कलर की दिखाई देंगे। तो आप लोग जैसे कभी ट्रेन में जाते हो या कार से जाते हो, कहीं जाते हो, तो आप देखते हो लॉन्ग रन में कहीं की मिट्टी आपको भूरी दिखाई देती है, कहीं की लाल दिखाई देती है, कहीं की काली दिखाई देती है। अलग अलग कलर रहते हैं मिट्टी के, अलग अलग कलर। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर वही मिट्टी यानी कि और है, उसके अंदर द परसेंटेज ऑफ द मिनरल ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल इज प्रेडोमिनेंट, अबाउट 40 to 45%। फॉर एग्जाम्पल हेमेटाइट ओर क्या है? हेमेटाइट ओर जो है वो है, उसके अंदर 40 से 45% Fe2O3 होता है, मतलब आयरन ऑक्साइड, यानी कि फेरिक ऑक्साइड, जिसकी वजह से उसको, उस मिट्टी को पर्टिकुलर कलर आता है, और उसी मिट्टी को एक्सकेवेट करके और उसको अलग अलग प्रोसेसेस से पास करके और आखिर में फिर उसका रिडक्शन करके और उसमें से आयरन निकाला जाता है। उसी तरह से अगर आप नॉर्दर्न राजस्थान में झुंझुनू में अगर आप चले जाओ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर खेतड़ी नाम की एक जगह है। ये जो खेतड़ी नाम की जगह है, यहाँ की मिट्टी आपको पीलापन लिए हुए दिखेगी। रीजन एक ही, वहाँ पर पायराइट ओर है। पायराइट ओर यानी कॉपर का ओर, इसलिए वहाँ की मिट्टी जो पीली है वो उसके अंदर Cu2S जो है, कॉपर पायराइट, CuFeS2 रादर, उसको बोलते हैं CuFeS2, कॉपर पायराइट, वो ज़्यादा है। सिमिलरली कहीं अगर आपको भूरे रंग की मिट्टी दिखती है, फॉर एग्जांपल इधर ईस्टर्न मध्य प्रदेश में पूर्वा वगैरह साइड में आप चले जाओ, तो आपको भूरे कलर की मिट्टी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इट कंटेन्स बॉक्साइट ओर, that is the mineral in that mitti, that is 40 to 40% of that ore contains the mineral Al2O3, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसलिए कलर जो है वो करीब करीब भूरा हो जाता है। ओके, तो ये डिपेंड करता है। आयरन ओर, कॉपर ओर, एल्यूमिनियम ओर और भी बहुत सारे ओर हैं, और इन ओर्स को स्पेशल नाम दिया है। जो भी ओर का नाम मैं बताऊंगा आपको, उसके अंदर ये समझ लेना कि उसका जो भी कंपोजिशन रहेगा उसमें 40 to 45% ऐसा मिनरल होगा, 40 to 45% ऐसा मिनरल होगा जो कि प्रेडोमिनेटली कंटेन करेगा वो मेटल जो हमको वहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अपने इंदौर में आपको काली मिट्टी दिखाई देती है मोस्टली। क्यों? आप इसको सिलिकॉन ओर बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इट कंटेन्स प्रेडोमिनेटली सिलिकॉन। वही यहाँ से 65 किलोमीटर दूर चले जाओ बड़वा, तो बड़वा में
आपको लाइमस्टोन मिलेगा विच कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट। मिनरल इज कैल्शियम कार्बोनेट और उससे कैल्शियम मेटल निकाला जाता है। नाउ मेटल्स जो हैं वो दो तरीके से पाए जाते हैं अर्थ में, एक तो नेटिव स्टेट में जो कि स्पेशल केसेस हैं, और दूसरे कंबाइंड स्टेट में। नेटिव स्टेट यानी कि आपको गोल्ड जो है वो नेटिव स्टेट में मिलेगा एंड इट इज इम्प्रेग्नेटेड बिटवीन द किम्बरलाइट रॉक्स डीप डाउन द अर्थ। किम्बरलाइट रॉक्स जो होती हैं उसके बीच में मिलता है। बाकी ज़्यादातर जितने भी मेटल्स हैं वो सारे कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं एज आइदर ऑक्साइड और सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स और हैलाइड्स। हैलाइड्स यानी उसके अंदर जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट रहता है वो हेलोजन होता है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। इनको हैलाइड्स कहा जाता है या हेलोजन गैसेस का हेलोजन कहा जाता है। गैसेस तो नहीं, क्योंकि इसमें आयोडीन तो सॉलिड है। ओके, तो इनके साथ कंबाइंड स्टेट में मोस्टली मिलता है। ओके, तो ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, हैलाइड, इस तरीके के अलग अलग आपको कंबाइंड स्टेट में और मिलता है। अगर बात करें कि भैया ऑक्साइड में कौन सा मिलता है, कार्बोनेट के उसमें कार्बोनेट का क्या कंपोजिशन रहता है, तो उसके हिसाब से यदि हम देखें तो ऑक्साइड्स में एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा प्रिडोमिनेंट है, और एल्यूमिनियम का ओर जिसको बॉक्साइट कहा जाता है, BAUXIT, दैट इज द मैक्सिमम ऑन द अर्थ क्रस्ट, Al2O3। ओके, बॉक्साइट और रहता है, इट इज Al2O3.2H2O। उसके बाद ऑक्साइड में कॉपर भी मिलता है, कॉपर भी ऑक्साइड में मिलता है, और ऑक्साइड में जो कॉपर रहता है उसको कहा जाता है क्यूप्राइट, दैट इज Cu2O, मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड नहीं, इट इज क्यूप्रस ऑक्साइड। उसके बाद आयरन, तो आयरन दो फॉर्म्स में मिलता है, एक ओर को कहा जाता है मैग्नेटाइट और दूसरे ओर को कहा जाता है हेमेटाइट। मैग्नेटाइट जो होता है दैट इज फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, दैट इज Fe3O4, और हेमेटाइट जो होता है दैट इज Fe2O3। इंडिया में जो आयरन का ओर पाया जाता है दैट इज मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्टली जो इंडिया में मिलता है दैट इज ऑफ हेमेटाइट वैरायटी। और अपने मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश तो छोड़ो, सबसे ज़्यादा नज़दीक की सबसे बड़ी जो माइन है जहाँ से हेमेटाइट निकलता है दैट इज इन छत्तीसगढ़, इन डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, पोस्ट बछेली, और जगह का नाम है बेलाडीला। वहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन और अपनी एरिया में सेंट्रल इंडिया में मिलता है। फिर अपन सल्फाइड्स के ओर के बारे में बात करें तो अभी मैंने बताया था कॉपर ओर जो है उसका नाम है कॉपर पायराइट, और कॉपर पायराइट में जो मिनरल रहता है दैट इज CuFeS। देखो, अगर किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बता रहा हूँ। ore comprises of two things. First is the mineral which contains that metal, and the other is the impurities which are there in it. These impurities in the ore are to be removed first, and these impurities have been given a special name, and that is गंगू नहीं, गैंग। स्पेलिंग ऐसी है लेकिन प्रोनाउंस जो आप करोगे वो करोगे गैंग मटेरियल। जैसे कि हेमेटाइट है तो हेमेटाइट में द मेन मिनरल ऑब्वियसली यू नो इट इज Fe2O3, अभी मैंने बताया। लेकिन Fe2O3 के साथ साथ जो गैंग मटेरियल रहता है दैट इज प्रिडोमिनेंटली सिलिकॉन डाइऑक्साइड।
SiO2. Silicon dioxide is the gangue material, predominant gangue material in the ore. तो चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपर सल्फाइड्स के फॉर्म में आपको कॉपर पायराइट के उसमें मिलेगा, जिसका फॉर्मूला है CuFeS2, या फिर कॉपर ग्लैंस जो कि मैंने बताया था पहले Cu2S। इन दोनों फॉर्म में आपको मिलेगा। जिंक देखें तो जिंक का जो ओर होता है दैट इज नोन एज जिंक ब्लेंड, BLENDE, जिंक ब्लेंड इसका नाम, ठीक है। जिंक ब्लेंड में प्रिडोमिनेंट मिनरल है जिंक सल्फाइड ZnS। सिमिलरली अगर लेड देखें तो लेड का जो ओर है उसका नाम है गैलेना, GALENA, गैलेना। गैलेना में जो प्रिडोमिनेंट मिनरल रहता है दैट इज लेड सल्फाइड PbS। और फिर मर्क्यूरी इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सिन्नाबार। Ore is cinnabar, CINNABAR, and the formula is HgS, mercuric sulfide. ओके, कार्बोनेट्स की बात करते हैं। तो कार्बोनेट्स में एक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया बड़वा का नाम लेते हुए, एंड दैट इज लाइमस्टोन। प्रेडोमिनेंट मिनरल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। उसके बाद फिर जिंक का भी सल्फाइड, जिंक का भी कार्बोनेट होता है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 इज द मिनरल, और उसके ओर को कहा जाता है कैलेमाइन, CALAMINE। आप लोगों को बचपन की अगर याद हो, आपको नहीं, आपसे बड़े लोग थे, उस जमाने में एक आता था मुंह पर लगाने का लैक्टोकैलामाइन। लैक्टोकैलामाइन क्या था? यही मिट्टी थी सॉल्यूशन, जिसको लोग मुंह के ऊपर पोतते थे गोरा बनने के लिए। यस, लैक्टोकैलामाइन वो जिंक कार्बोनेट हुआ करता था और कुछ नहीं। उसके बाद फिर हैलाइड्स में देखें तो हैलाइड्स में सबसे पहला नाम क्या आता है? रॉक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, NaCl। रॉक सॉल्ट इज ऑल्सो एन ओर। उसके बाद मैग्नीशियम के और का नाम है कार्नालाइट, CARNALLITE, कार्नालाइट। कार्नालाइट होता है मैग्नीशियम का और दैट कंटेन KCl.MgCl2.6H2। ये उसका कंपोजिशन है मिनरल का। सिमिलरली कैल्शियम का हैलाइड उसको कहते हैं फ्लोरस्पार, FLUOSPAR। फ्लोरस्पार का जो कंपोजिशन है दैट इज, मतलब जो मिनरल है दैट इज CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। कहाँ यूज में आता है? रोज यूज करते हो, सुबह उठते से यूज करते हो। सबसे पहले फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट क्या है उसमें? यही कैल्शियम फ्लोराइड भरा हुआ है, जिसकी वजह से उसके अंदर फ्लोराइड रहता है। और सिल्वर इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड, एंड उसका और होता है हॉर्न सिल्वर, HORN, मतलब हॉर्न, बाजा बजाने वाला या सींग वाला, कुछ भी बोल दो, हॉर्न सिल्वर, एंड दैट इज AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इस तरीके से आपको ओर में मिनरल मिलता है। अब पहला क्या करना है ओर में से? पहला काम है इम्प्योरिटी बाहर निकालना। इम्प्योरिटी बाहर निकाल लिया, जैसे कि हेमेटाइट ओर लेते हैं, Fe2O3, साथ में गैंग मटेरियल। अपने को करना क्या है? गैंग मटेरियल को पहले बाहर निकालना। गैंग मटेरियल बाहर निकालने के बाद फिर और प्रोसेसेस करके, और उसके बाद फिर Fe2O3 में से ऑक्सीजन को गायब कर दो, आपका आयरन मिल गया। बस इतनी सी चीज़ है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी प्रोसेस लगती है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। अब जब मैं आप लोगों को अंदाज बताऊंगा कि ब्लास्ट फर्नेस कितनी बड़ी होती है, यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी एस्टोनिश्ड, जस्ट सी। तो
अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की उसके ओर से, वो होती है एक्सकेवेशन। मोस्टली जो मेटल्स हैं वो ओपन पिट माइनिंग से किए जाते हैं, कुछ कुछ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए आपको डीप माइनिंग में जाना पड़ेगा। जैसे कोयला भी अगर आपको निकालना है डीप माइनिंग में। लेकिन जनरली क्या करते हैं, किसी भी एरिया के जहाँ लाल मिट्टी है, जहाँ पर भूरी मिट्टी है, जहाँ पर पीली मिट्टी है, उस एरिया में बड़े बड़े पहाड़, चट्टानें, मिट्टी सब खोद ली जाती है। और वो खोदी जाती है टनों से खोदी जाती है। उसको वहाँ पर माइनिंग की जाती है, उसको माइनिंग प्रोसेस बोलते हैं। और फिर माइनिंग प्रोसेस में करने के बाद फिर उसको लाया जाता है एक स्पेसिफिक जगह पर। ये सब जंगलों में होता है, ध्यान रहे, खूब जगह रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई शहरों के पास की चीज़ नहीं है। तो उसको लाया जाता है और लाने के बाद अब आपके पास जो एग्लोमरेट है उसमें इतना बड़ा पत्थर भी है, इतना पत्थर भी है, बारीक चूरा भी है, कंकड़ जितना भी है, सब कुछ है। और इस तरीके की जो ओर आपके पास रहता है वो किसी काम का नहीं रहता। सबसे पहले आपको उस पूरे ओर को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब पाउडर्ड फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है, पाउडर्ड फॉर्म में अगर उसको करना है, तो उसके लिए पुराने ज़माने में जो प्रोसेस यूज़ होती थी, जो आज भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, पहले तो मैं वो बता दूंगा, और उसके बाद आजकल उसकी जगह पर क्या यूज़ में आ गया है उसके बारे में बात करेंगे। आपको पुराने ज़माने के हिसाब से बताया है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, जिससे कि वो चूरा हो जाए। चूरा मतलब बिल्कुल टेल्कम पाउडर के जैसा हो जाए। तो हेमेटाइट का चूरा कैसा रहेगा, आप लोगों ने भूल भुलैया पिक्चर में वो पंडित के ऊपर लगा हुआ देखा होगा कलर, उस टाइप का कलर दिखाई देगा आपको, हेमेटाइट होगा, आयरन होगा। तो उसके लिए पहली प्रोसेस जो की जाती है दैट इज क्रशिंग। क्रशिंग में क्या करते हैं, अब बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, आपके कोई काम की नहीं है, और आप लोगों में से मेरे ख्याल से एक आध व्यक्ति ने ही क्रशर देखा होगा, गिट्टी क्रशर, कि क्रशर में कैसा होता है। तो अब बस आपको इमेजिन करा सकता हूँ कि वो कैसा होता है। तो जो क्रशर होता है उसमें दो जॉज ऐसी रहती हैं, और वो जो जॉज हैं वो मोटर के थ्रू ऐसी एक दूसरे से टकराती हैं, और जब वो टकराती हैं तो उनके बीच में ये सब पत्थर वत्थर सब डाल दिए जाते हैं। वो ठोकता है, और ठोकने के बाद उसको बारीक, थोड़ा कंपैरेटिवली बारीक कंकड़ के जैसा चूरा कर देता है। ये क्रशिंग की प्रोसेस है। लेकिन ये जो क्रशिंग की प्रोसेस है, इसमें जो क्रशर यूज़ में आता है, उस क्रशर का मटेरियल जो है जिससे वो क्रशर बना है, वो कोई भी चालू स्टील से बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर बनाओगे तो क्या होगा, 2-3 टक्कर खाएगा, बीच में चट्टान रहेगी, और उसका बीच में छेद हो जाएंगे क्रशर के बीच में, और क्रशर खल्लास। तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टील लगता है, एंड दैट स्टील इज मैंगनीज स्टील। मतलब उसमें आगे मैं उसका कंपोजिशन भी बताऊंगा। तो मैंगनीज स्टील जो होता है वो आयरन के साथ, बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंगनीज भी उसमें डाला जाता है, तो वो बनता है मैंगनीज स्टील। इट इज एन एलॉय। व्हाट इज एन एलॉय? एन एलॉय इज a homogeneous mixture of 2 or more than 2 metals or non-metals। तो मैंगनीज स्टील में आयरन में मैंगनीज समझ के चलो, तो उससे उस स्टील में प्रॉपर्टी क्या आ जाती है? इट बिकम्स इम्पैक्ट रेजिस्टेंट। इट बिकम्स इम्पैक्ट रेजिस्टेंट। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देन इट बिकम्स इम्पैक्ट रेजिस्टेंट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, आपकी खिड़की का कांच या इससे थोड़ा सा मोटा कांच, उसको अगर आप ईंटों के ऊपर या पत्थरों के ऊपर रख दो, नीचे गैप भी छोड़ दो,
और उसके ऊपर धीरे से हाथी को भी खड़ा कर दो, वो कांच नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। इतना स्ट्रांग होता है कांच। और कांच तो अलग बात है, आप करके देखो। अगर आप अंगूठी पहनते हो, अंगूठी निकाल लो हाथ में की, और उसके बाद एक अंडा लो, ध्यान रहे अंडे में क्रैक नहीं रहना चाहिए, और उसको हथेली के बीच में रख के कितना भी जोर से उसके ऊपर प्रेशर डालो, मजा ले कि वो अंडा टूट जाए, नहीं टूटेगा। लेकिन वही अंडा जो है या कांच जो है, इट इज नॉट इम्पैक्ट रेजिस्टेंट। इतना स्ट्रांग होने के बावजूद आप एक छोटा सा पत्थर भी लेकर कांच के ऊपर मार दो, कांच टूट जाए। आप सिर्फ चम्मच से अंडे को ऐसा ठोकते हो, अंडा टूट जाता है। लेकिन अगर उस पर धीरे से कितना भी वेट रख दिया जाए कांच के ऊपर, या फिर अंडे के ऊपर कितना भी प्रेशर लगाया जाए, मजा लेके अंडा टूट जाए, नहीं टूट सकता, नहीं टूट सकता। आप लोग घर में इसको एक्सपेरिमेंट करके देखो। तो कई चीज़ें इम्पैक्ट रेजिस्टेंट रहती हैं, कई चीज़ें नहीं रहती हैं। मैग्नीज स्टील होता है, लेकिन दूसरे जो स्टील्स होते हैं दे आर नॉट इम्पैक्ट रेजिस्टेंट। इसलिए जो मटेरियल क्रशर के अंदर, क्रशर में भी ग्राइंडर में भी जो मटेरियल आपका यूज़ होता है दैट इज मैग्नीज स्टील। अब आप बोलोगे मैग्नीज स्टील तो हमने देखा ही नहीं, हर व्यक्ति ने देखा है जो 10th क्लास में मैग्नीज स्टील, हर व्यक्ति ने देखा, क्योंकि हर व्यक्ति ट्रेन में तो चढ़ा है एक ना एक बार। ट्रेन की जो पटरियां रहती हैं दे आर मेड ऑफ मैंगनीज स्टील। क्यों? क्योंकि अगर साधारण स्टील की अगर आप पटरी डालोगे और एक बार धड़ 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 करते हुए ट्रेन निकल जाएगी तो पटरी का पापड़ बन जाएगा। इसलिए वहां पर रेलवे की पटरी भी जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ मैंगनीज स्टील। तीन 3,500 एलॉयज हैं आयरन की, हर एक की एक अपनी यूटिलिटी है। इसके बारे में मैं आगे जब चैप्टर खत्म होने पर आएगा उस समय एलॉयज के बारे में बात करेंगे। तो मैग्नीज स्टील के उस ग्राइंडर में ठोक ठोक के उसको बारीक बारीक, मतलब पाउडर जैसा नहीं, कंकड़ छोटे छोटे जो रहते हैं उतना छोटा उसको कर दिया जाता है। करने के बाद देन दैट मास इज टेकन टू अ ग्राइंडर। ग्राइंडर कैसे होता है देखिए। सॉरी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बता सकूं। ये एक रोटरी ड्रम होता है। ये रोटरी ड्रम दो स्टैंड के ऊपर इस तरीके से लगाया जाता है। यहाँ पर बेरिंग्स रहते हैं, फिर यहाँ पर मोटर रहती है। उसके चक्कर में मैं जा नहीं रहा हूँ कि जैसे ही मोटर शुरू करो ये ड्रम आपका गोल 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 घूमे, ऐसा गोल घूमेगा। जैसा आप लोगों ने कहीं वो खुरचन वाली आइसक्रीम के ड्रम देखा होगा ना, कैसा गोल घूमता है, उस ढंग से घूमना चाहिए। ओके, इसमें इस ड्रम में और भर दिया जाता है। इस ड्रम में और भरने से पहले बड़े बड़े मैंगनीज स्टील के बॉल्स डाल दिए जाते हैं। बड़े बड़े मैंगनीज स्टील के बॉल्स डाल। मैंगनीज स्टील का ये भी बनता है, ये भी बनता है। क्यों? क्योंकि इस पर अब खूब इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और इम्पैक्ट पड़ते पड़ते पता चला यहाँ से छेद हो गया और पूरा मटेरियल बाहर निकल गया। वो नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरा मैंगनीज स्टील का हैवी ड्रम रहता है जिसको गोल गोल घुमाते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर दवाइयों को जब मिक्स किया जाता है
उस तब जो ड्रम यूज होता है उसका बहुत बड़ा मतलब अब आप अंदाज नहीं लगा सकते हो, एक कमरे जितना बड़ा ये होता है ड्रम। इसमें ये बॉल्स रहते हैं, जैसे कि आपने आपकी जो स्केटिंग वगैरह जो करते हो उसके जो छोटे छोटे छर्रे होते हैं ना, उसी टाइप के इतने बड़े बड़े बॉल्स होते हैं जो कि इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। और उसके बाद इसमें और भर दिया जाता है एक पर्टिकुलर लेवल तक। अब इसको चालू किया, ये क्रस्ट और है, छोटे छोटे टुकड़े हैं। जैसे इसको चालू किया ये गोल गोल घूमने लगा। अब आप अंदाज लगाओ ये बॉल्स क्यों पड़े हैं इसके अंदर, कि अगर आप ऐसा गोल घुमाते हो तो एक पर्टिकुलर लेवल तक तो ये बॉल्स जो हैं ये दीवार के साथ, इसकी दीवार के साथ ऊपर तक पहुंचेंगे, और ऊपर पहुंचने के बाद धाड़ से गिरेंगे नीचे। गिरेंगे तो यहाँ पर जो ओर है उसको क्रश करते जाएंगे, फिर उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे, फिर गिरेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर गिरेंगे। ये प्रोसेस चलती है। और कुछ देर में आप देखते हो, कुछ देर का मतलब ये है 2.5-3 घंटा 4 घंटा। ये ओल्ड प्रोसेस है। मैं नई प्रोसेस के ऊपर भी आऊँगा जिसमें काम बड़ा फास्ट हो जाता है। तो ये इस ढंग से चलते रहता है, और उस हिसाब से ये जो ओर है ये एकदम बारीक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एकदम बारीक। मतलब जैसा आपका टेल्कम पाउडर होता है उससे थोड़ा सा कोर्स, लेकिन एकदम बारीक हो जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग। लेकिन दिस इज एन ऑब्सोलीट प्रोसेस। बरसों पहले ये प्रोसेस यूज में आती थी, लेकिन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, समय कम करने के लिए और खर्चा कम करने के लिए ये दोनों प्रोसेसेस को एक ही प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, एंड दैट इज नोन एज द गायरेटरी क्रशर। गायरेटरी क्रशर कैसा होता है, लेट अस सी। आप लोगों ने इडली के लिए चावल पीसने का वो देखा होगा मशीन, जिसके अंदर एक ऐसा टेपर्ड बकेट के जैसा ड्रम होता है, और उसके अंदर वो एक गोल 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 घूमती है, चक्की जैसी, बड़ा वाला रहता है वो साउथ इंडियन लोगों के घर में मिल जाता है आराम से। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जगह ज़्यादा है, धीरे धीरे जगह कम होती जा रही। यहाँ पर नीचे जाली लगी रहती है। इस ध्यान रखना, मैं 2 डायमेंशनल बना रहा हूँ। ये पूरा ऐसा गोल है, पूरा ऐसा गोल है, और उसमें बीच में ये भी शाफ्ट पूरी गोल है, सिलेंडर, और ये शाफ्ट से लगी है और ये मोटर से लगी है, जिससे कि ये ऐसी गोल 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 घूमे। ये 2 डायमेंशनल में है। 3 डायमेंशनल अब मुझे बनाना नहीं आता, सॉरी। तो इसमें इसको चालू करते हैं, ये गोल 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 घूमता है, और इसमें और डालते जाते हैं कोर्स। और धीरे धीरे जब ये घूमता है और ये इसके साथ घिसता है तो छोटा 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 होते जाता है, और छोटा होने के साथ ही वो नीचे नीचे उसके ऊपर का जो इरोजन होता है, जैसे सपोज करो कि इतनी बड़ी चट्टान है और वो गोल गोल गौर के घिस रही है तो उसका ऊपर से इरोजन होना चालू होगा, तो बारीक वाला जो पोर्शन है वो उससे घिसते घिसते दूर जाएगा। इस ढंग से ये पूरा का पूरा जो है ये छोटा होते जाएगा, नीचे आते जाएगा। इस ढंग से आते आते ये जो जाली लगी है
ये बारीक जाली रहती है, बहुत ज़्यादा मैदे जैसी। तो इस साइज का जितने भी पार्टिकल्स रहते हैं वो इसमें से नीचे यहाँ पर गिर जाते हैं, ये यहाँ पर गिर के ढेरी बना देते हैं, बाकी अंदर घिसते जाते हैं। खैर इसका प्रोसेस फास्ट होता है, तो बाकी इसके अंदर घिसते जाते हैं, घिसते घिसते जो भी बारीक हुआ वो जाली में से निकल गया, जो नहीं हुआ वो अंदर घिसते रहेगा। तो जैसे जैसे ये खत्म होते जाता है ऊपर से और डालते जाते हैं, और इसमें फिर खाली करने वगैरह का जो लफड़ा है जो कि ग्राइंडिंग में होता है वो सब खत्म। 24 आवर्स घिसते जाओ निकलते जाओ, घिसते जाओ निकलते जाओ, इस ढंग से ये प्रोसेस होती है। तो आज बस इतना ही। आज हम लोगों ने और क्या होता है, गैंग क्या होता है ये देखा। इसके बाद फिर क्रशिंग और ग्राइंडिंग जो कि ऑब्सोलीट प्रोसेस है, और उसका नया प्रोसेस दैट इज गायरेटरी क्रशर, इसके बारे में बात की। अब अगली एपिसोड में हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। टिल देन बाय।